Hi guys, welcome to our डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। 10 वर्षों से विश्वसनीय ऑफलाइन कोर्सेज में आपका स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है और ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग किसी न किसी खास सेगमेंट पर काम करेंगे। आज का जो हमने विषय चुना है वो है भारत के प्रमुख नियामक संस्थान, जो कुछ रेगुलेटरी कमीशंस हैं हमारे यहाँ पर, जिनके अंतर्गत जो शीर्ष संस्था हैं उनके अंतर्गत वो पूरा सेक्टर काम कर रहा है, जिससे उसमें किसी प्रकार के जो शोषण होते हैं, किसी प्रकार के जो रूल्स लॉ होते हैं वो अप्लाई हो पा रहे हैं, इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं, या कोई ग्रीवेंसेज हो, कोई शिकायत हो तो उसको समाप्त करने के लिए, या जो उपभोक्ता होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनके अगर कोई शिकायत है तो वहां कर सकें। इसलिए कुछ प्रमुख हमारे पास नियामक संस्थान हैं। उन नियामक संस्थानों पर आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें खास तौर पर आरबीआई, सेबी, इरडा, ट्राई, आईएईए, एफएसएसएआई, नाबार्ड, बीआईएस, एनजीटी, रेरा, ईडी, सीबीआई, सीवीसी, सीबीएफसी, आईएसओ, बीएस मानक क्या होता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो इस सेक्टर पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी भारत के प्रमुख विनियामक संस्थान। हम लोग जानते हैं कि अगर बात करें भारत के प्रमुख विनियामक संस्थान की, तो इस पॉइंट पर भारत के विनियामक संस्थान पर अगर देखा जाए तो सवाल जनरली आते कहां से हैं। अगर इसकी बात करें हम लोग तो सवाल देखा जाएगा तो देखो, एक तो विनियामक संस्थान जो होते हैं उनकी स्थापना, जनरली जो सवाल आते हैं उसकी स्थापना से आते हैं। दूसरा, सवाल पूछे जाने का जनरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, बहुत से एग्जाम्स होते हैं जिसमें पूछा जाता है स्थापना के साथ साथ इसका मुख्यालय कहां पर है, हेड ऑफिस कहां पर है ना। एक सवाल ये पूछा जाता है इसके हेड ऑफिस से। इसके अलावा और जो सवाल पूछा जाता है वो जनरली देखा जाए तो इसके हेड, चीफ से पूछा जाता है हेड। तो ये जनरली करंट अफेयर्स का सवाल होता है। तो हेड से जब भी आप जाएं तो इन जो कुछ प्रमुख नियामक संस्थान हैं उनके हेड पर बात करके जाएं। इसके अलावा उनके ऑब्जेक्ट, उद्देश्य या किस फील्ड में काम करते हैं। ठीक, तो जनरली जिन जिन सेक्टर से यहां से सवाल आते हैं उन सवालों से और हम लोग बात करेंगे, तो उन सवालों पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो हमारा आइडिया बन गया होगा कि जनरली हम आज की क्लास में किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए पेन कॉपी के साथ, जिससे आप नोट डाउन करते रहिए कि एक बार समय, श्रम, धन खर्च हो रहा है तो फिर दोबारा इसकी आवश्यकता न पड़े। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इस वाले पॉइंट से सवाल ना आए। वैसे भी एक सामान्य जागरूक नागरिक के नाते हमको भी ये जानकारी होनी चाहिए। अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वो तो महत्वपूर्ण ही है। तो इस दोनों एंगल से हम लोग इस पर बात करेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, क्लास को मेरी शेयर कर दीजिए जिससे इसका फायदा सबको मिले। तो जल्दी से शेयर करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास को मेरे शेयर कर दीजिए जल्दी से। और हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये जो चेन है ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक मित्रों, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, आशा है कि आप क्लास शेयर कर चुके होंगे, ऑल पर क्लिक कर चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आज के विनियामक संस्थान में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, आरबीआई की। ठीक, तो पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले आरबीआई की। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो आरबीआई का पूरा नाम पूछ सकता है। ठीक, एक सवाल पूछे जाने का तरीका क्या है कि भाई आरबीआई का पूरा नाम बताइए। ठीक, बहुत सही बात है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आरबीआई का पूरा नाम मैं नहीं बता रहा। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछ सकता है कि भाई इसका मुख्यालय कहां है, आरबीआई का मुख्यालय कहां है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कैसा है, इसका काम क्या है, किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किस फील्ड की नियामक संस्था है।
ठीक, तो हम सब लोग जानते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय जो है वो कहां पर है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, इतना तो आप जानकार ही हैं। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक, याद रहे मित्रों। इसके अलावा जो आरबीआई है इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में काम करते हैं। ठीक, तो इसे नोट डाउन करिएगा। 4 जो लोकल बोर्ड्स काम कर रहे हैं, आरबीआई के जो 4 लोकल बोर्ड्स काम करते हैं वो कहां कहां करते हैं। 4 लोकल बोर्ड्स काम कर रहे हैं, वो 4 कहां कहां पर काम कर रहे हैं। तो मित्रों याद रहे, एक तो मुंबई ही है, ठीक है ना। एक तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। ठीक, तो याद रहे मित्रों, मुख्यालय मुंबई में, 4 इसके जो लोकल बोर्ड्स काम करते हैं वो कहां कहां पर है भारत में। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। ये भारत में क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में जो मौद्रिक नीति तय करता है उस देश का केंद्रीय बैंक, और पूरे बैंकिंग सेक्टर की जो विनियामक संस्था होती है वो केंद्रीय बैंक की होता है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। तो सीधी सी बात है कि बैंकिंग सेक्टर का जो रेगुलेटर होगा, जो विनियामक संस्था है, जो शीर्ष संस्था है जिसके अधीन पूरा बैंकिंग सेक्टर काम करता है, बैंकों को लाइसेंस देना, जो इंप्लीमेंट उनके नॉर्म्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना, मानक तय करना, देश की मौद्रिक नीति तय करना, माने मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये सब काम किसका है, आरबीआई का है। तो अगर बात किया जाए कि आरबीआई किस क्षेत्र की काम करने वाली संस्था है, तो बैंकिंग सेक्टर की विनियामक संस्था है। ठीक मित्रों, याद रहे, यह बैंकिंग सेक्टर की, पूरा जो बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है उसकी विनियामक संस्था है। तो आप नोट करेंगे कि आरबीआई भारत में बैंकिंग सेक्टर की विनियामक संस्था है और यह देश का शीर्ष बैंक है। यह भारत में बैंकों का बैंक है और यह भारत में मौद्रिक नीति तय करता है। केंद्रीय बैंक है, इस नाते जो है मौद्रिक नीति कौन तय करता है, मौद्रिक नीति कौन तय करता है, देश का केंद्रीय बैंक। और देश का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन है, बैंकों का बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक। ठीक, तो आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है जो बैंकिंग सेक्टर की विनियामक संस्था है और देश में मौद्रिक नीति तय करना केंद्रीय बैंक का काम होता है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, इसलिए भारत में जो मौद्रिक नीति तय करता होगा वो कौन होगा, आरबीआई करेगा। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके 4 लोकल बोर्ड्स काम कर रहे हैं, कहां कहां पर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। अगर बात की जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसे नोट करेंगे आप कि भारत में जो आरबीआई की स्थापना की गई थी वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को। ठीक मित्रों, तो यहां से बहुत सवाल पूछता है। 1 अप्रैल नोट कर लीजिए 1935। ठीक, किसके अंतर्गत, आरबीआई एक्ट, एक अधिनियमन किया गया था 1934 में। तो एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। ठीक, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगर बात किया जाए कि आरबीआई का, एक सवाल और बड़ा कॉमन बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक मित्रों, तो इसे आप नोट कर लेंगे कि 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण माने 100% ये क्या हो गया, एक एज ए कंपनी एक्ट के अधीन, उसी तरह से इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब 100% पूंजी किसकी हो गई, 100% पूंजी सरकार की हो गई। तो राष्ट्रीयकरण की जो तिथि है वो याद रहे 1 जनवरी 1949। तो ये 2 तारीख आपस में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो याद रहे भारत में केंद्रीय बैंक, शीर्ष बैंक, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आरबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसके भारत के 4 हिस्सों में 4 लोकल बोर्ड्स काम करते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। ये बैंकिंग सेक्टर की नियामक संस्था है और देश की मौद्रिक नीति को तय करता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ठीक, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, तो एक नाम ये भी याद रखिएगा, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई एक्ट 1934, 1 जनवरी 1950। ये देश का केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति तय करता है, बैंकिंग सेक्टर की नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आरबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी। इसके अलावा हम अपने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जब हम लोग मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो वहां पर बाकायदा डिटेल करेंगे कि कैसे पूरा बैंकिंग सेक्टर हमारा काम कर रहा है, शीर्ष पर कौन सी संस्था है, कैसे लाइसेंस मिलते हैं, कितने प्रकार के बैंक हमारे पास हैं, है ना, निजी बैंक कैसे होते हैं और लिस्टेड बैंक किसको कहते हैं, सूचीबद्ध बैंक किसको कहते हैं, वो सब बातें कहां पर होंगी। तो यहां पर हम लोग विनियामक संस्था पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आरबीआई पर बात किया। ठीक, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले विनियामक संस्था की ओर। अब हम बात करेंगे सेबी की। तो इसे आप जैसे भी नोट डाउन करना चाहिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा विनियामक संस्था है वो है सेबी। सेबी, SEBI, सेबी। ठीक, तो अगले संस्था की ओर हम लोग बात करें। सेबी, SEBI। तो सबसे पहले मित्रों तो एक सवाल यही हो जाएगा कि भाई इसका पूरा नाम बताइए। तो आप नोट करेंगे सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक अधिकरण। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक मित्रों, अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। क्यों जरूरत पड़ी इसकी स्थापना करने की? क्योंकि पहली बात तो इसका सेक्टर कंफर्म हो तब। तो अगर सेबी की बात करें तो सेबी किस सेक्टर की संस्था है? जो हमारा पूंजी बाजार है उसमें जो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट आप लोग सुने होंगे, एक्सचेंज, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो शेयर बाजार होता है, उस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो जो फ्रॉड होने लगे थे, जो निवेशक हुए उनके साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए, कंपनियां उनको धोखा न दे पाए, तो उस पूरे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, पूंजी बाजार की जो सबसे बड़ी शीर्ष विनियामक संस्था हमारे यहां स्थापित की गई 1992 में, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस लेवल पर आप केवल इतना याद रखिए, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय प्राधिकरण 1992 में स्थापित हुआ। यह स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट की शीर्ष संस्था है, विनियामक संस्था है। ठीक, तो जो शेयर बाजार में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम जानते हैं कि वो घरेलू और विदेशी बचत का, पूंजी निवेश का, पूंजी प्रवाह का एक सेंटर है। ठीक, तो वो हर देश के लिए बहुत जरूरी होता है। उस फील्ड की भी एक नियामक संस्था बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो निवेशक होते हैं उनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड न होने पाए, कंपनियां गलत इंफॉर्मेशन न दे पाए, कंपनियां अपनी कंपनी के जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं इसमें, उसमें प्रॉपर तरीके से सब चीजें हो पाए, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी थी। तो अभी यहां पर आप इतना याद रखेंगे, 1992 में स्थापना, इस सेक्टर में काम करता है, इसका पूरा नाम ये है। ठीक, मुख्यालय की बात करें तो ये कहां पर है? मुंबई में। मुख्यालय की बात करें तो याद रहे बेटा बच्चों,
मित्रों मुंबई। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नियामक संस्था की ओर। बारी बारी से आप उसे नोट करेंगे, 1-2 पेज का आपका नोट्स बनेगा, हमेशा के लिए तैयार करेंगे। आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये सेक्टर जो है यहां से सवाल आता ही है छोटी सी बात, ये जानकारी हम लोग नहीं रखे रहते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसी तकलीफ होती है। ठीक मित्रों, तो 10 वर्षों से ऑफलाइन कोर्सेज में विश्वसनीय आपका संस्थान स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मित्रों आपसे गुजारिश है कि आप शेयर जरूर करिएगा, जिससे ये जो निःशुल्क शिक्षा का एक उच्च स्तरीय संस्थान हम तैयार किए हैं उसका फायदा सबको मिले, उसके आप मेंबर हो और आप सदस्य होने के नाते, परिवार, हमारे परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इस अभियान में हाथ बटाएं। वैसे भी हम लोग एक पढ़ा लिखा वर्ग है, हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो शिक्षा की अलग, अगर कहीं शिक्षा की तकलीफ आप जानते हो, थोड़ा सा आजकल जो बाजारीकरण है उसमें हम लोगों के अगर सामूहिक प्रयास से ये अलग हर जगह तक जग पाए तो क्या बात है। तो उसमें यही मान करके हम लोग थोड़ी मदद कर देते हैं कि जैसे हम थोड़ी मदद कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये सब आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको और इस धारा को आगे प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक, तो शेयर करने की चेन, एक बार मैं शेयर मांगता हूं रोज, तो एक बार आप जब भी क्लास देखिए तो एक बार अपने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल शेयर कर दीजिए। ठीक, और हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे सीरीज प्राप्त कर सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसकी एक कंप्लीट स्टडी का अड्डा जो है वो है स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। ठीक मित्रों, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें लगातार इंतजार रहता है, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दिया करें, जिससे हम अपने में भी सुधार कर सके और आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें ले आ सके। और जो लोग ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़े हैं हमसे, वो बिल्कुल जानते होंगे किस तरह से बड़ी आसानी से तैयारी हो जाती है, कोई भी विषय कठिन नहीं होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अपने विषय में आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली रेगुलेटरी कमीशन की बात करते हैं, इरडा। ठीक, तो यहां भी सवाल पूछा जाएगा, इरडा किस फील्ड की कंपनी है, और इरडा का पूरा नाम पूछेगा। तो इरडा का पूरा नाम आप लिख लेंगे, IRDA इरडा, इसका पूरा नाम आप नोट करेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये बीमा क्षेत्र की विनियामक अथॉरिटी है। इसको हिंदी में बीमा विनियामक प्राधिकरण इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक मित्रों, तो बीमा विनियामक प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो इसका पूरा नाम एक जो पूछता है, तो जो इरडा है ये संसदीय अधिनियम के अंतर्गत 1999 में स्थापित किया गया था। एक संसदीय अधिनियम बनाया गया था, उसके अंतर्गत इसे 1999 में स्थापित किया गया था। तो एक पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया गया था, इनैक्टमेंट किया गया था, एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेटरी कमीशन है ना, कि सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन स्टेटरी बॉडी है, विधिक संस्था है, अर्थात किसी कानून के अंतर्गत जिसकी स्थापना होती है उसको स्टेटरी बॉडी कहते हैं, और संविधान में जिसकी स्थापना होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। तो याद रहे, संसदीय अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक मित्रों, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें तो किस फील्ड की विनियामक संस्था है, तो लिखा है ना बीमा, तो इंश्योरेंस सेक्टर की है ना, इंश्योरेंस सेक्टर की, बीमा के क्षेत्र की। आप देख रहे होंगे कि बीमा के जैसे LIC है, ऐसे बहुत से बीमा क्षेत्र हैं। तो केवल गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर भी चूंकि इसमें निवेश के लिए खोल दिया गया, तो निजी क्षेत्र की भी बहुत सी कंपनियां, कंपटीशन आई। तो ये जो कंपनीज होती हैं बीमा क्षेत्र की, ये फ्रॉड न कर पाए, इनके जो क्लाइंट हैं
जो भी इनके लोग होते हैं, इंश्योरेंस आपने कराया, तो अगर आपके साथ कोई आपकी कोई शिकायत है अपनी कंपनी के प्रति, कोई बातें हैं फंसी हैं, तो आप इरडा में शिकायत कर सकते हो। और इनको लाइसेंस देना, कंपनीज को रेगुलेट करना, देखते रहना, जितनी भी संसदीय अधिनियम है, कानून बनाए गए इनको कंट्रोल के लिए, उन सब का पालन कंपनीज कर रही है कि नहीं, लाइसेंस रद्द करना, ये सब काम किसका है, इरडा का है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना संसदीय अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई थी। यह इंश्योरेंस सेक्टर की क्या है, एक विनियामक संस्था है। सवाल पूछ सकता है कि भाई इसका हेड ऑफिस कहां है ना, हेड ऑफिस, यहां से सवाल पूछा गया है और थोड़ा कंफ्यूज होता है। जनरली हम लोग कलकत्ता, बंबई, दिल्ली में घूमते रहते हैं मुख्यालयों को लेकर के, लेकिन इसका मुख्यालय मित्रों कहां है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, याद रहे, हैदराबाद। ठीक, तो इरेडा का मुख्यालय हैदराबाद में है, इसलिए स्पेशली याद रखना है, कई बार पूछा गया है इसको। तो इरेडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए कि हैदराबाद किस राज्य में है, हैदराबाद किस राज्य में स्थित है, हैदराबाद किस राज्य में स्थित है। जल्दी से आप बताएंगे हैदराबाद किस राज्य में, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हैदराबाद किस राज्य में स्थित है। और कमेंट बॉक्स में ही आप आंसर करिए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर करिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले विनियामक संस्थान की ओर। बड़े आसानी से आप बहुत हल्के मूड से, हल्के दिमाग से टैकल करिएगा। एक बार में आप वीडियो नहीं पूरा देख सकते हैं तो पॉज करके जितना जब मन हो तब देखिएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो सीरीज चल रही है, 3 सीरीज तो बहुत छोटी छोटी सीरीज चलती हैं, वो इसलिए है कि स्पेशली आप आराम से जब लेट गए हो तो भी अंग्रेजी की तैयारी कर लो, बिस्तर पर जा रहे हो तो भी मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम फाइटर की तैयारी कर लो। 10-10 मिनट के औसतन क्लास में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत से सवालों को तैयार करा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारी पूरी सीरीज को देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास टेस्ट के प्रोग्राम चल रहे हैं, मैथ पर लाइव टेस्ट और जीएस पर लाइव टेस्ट हम लोगों ने कराया, जिसका बहुत बेहतर परिणाम रहा। आप बहुत ही जोरदार ढंग से उसको सॉल्व किए और बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ठीक, अगले संस्थान की ओर चलते हैं, ट्राई। ठीक, तो जल्दी से अगला जो हमारा रेगुलेटरी कमीशन है उसको नोट कर लीजिए, ट्राई, TRAI। तो हर की तरह इसमें भी क्या पूछेगा कि भाई इसका पूरा नाम है ना, इसका पूरा नाम, इसका क्षेत्र, इसकी स्थापना। तो ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। इसका पूरा नाम नोट करिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी, आर से रेगुलेटरी माने नियामक, विनियामक, टेलीकॉम, टेलीकॉम माने दूर संचार। तो आप दिमाग पहुंच गया होगा, दूर संचार में वैसे भी आप बहुत ही मास्टर आदमी हो, कौन ऐसा नहीं है जिसके पास आज डिजिटल और वो दूर संचार सेवाएं हैं जो हमको आज आप देख पा रहे हो और हमारी क्लासेस संभव हो पा रही हैं। ठीक, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक मित्रों, तो ट्राई किस फील्ड की कंपनी है, अगर बात करें ये किस फील्ड में काम करती है, तो आप समझ गए होंगे कि ये दूर संचार क्षेत्र की विनियामक संस्था है। किस क्षेत्र की, जितनी भी दूर संचार कंपनियां हैं, मोबाइल सेक्टर में काम करती हैं, उन सब कंपनियों को जो रेगुलेट कर रही है, शीर्ष संस्था है। लाइसेंस देना, रद्द करना, ये सब काम किसका है, ट्राई का है। या उपभोक्ताओं के साथ कोई शिकायत है, नॉर्म्स का पालन करवाना, जो लॉ होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उन सब का अनुपालन करवाना कंपनियों के माध्यम से ट्राई का काम होता है। ठीक, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना कब की गई थी, 1997 में, याद कर लीजिएगा, स्थापना 1997 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक मित्रों, तो याद रहे पूरा नाम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूर संचार क्षेत्र की विनियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, हम लोग चलते हैं अपने
अगले संस्थान की ओर, जिसका नाम है IAEA। IAEA आप जानते हैं हमारे संस्थान द्वारा रैंडम पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए हम संडे को शाम को वीकली अपने क्लास के शेड्यूल को क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीकली संडे की रात में पब्लिश हुए सप्ताह भर के कार्यक्रम को जान सकते हैं। और बहुत ही कंटेंट की बहुलता में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए एक मेजर क्लास सवेरे 8 बजे और माइनर क्लास एक हम शाम को देते हैं। तो औसतन 2 क्लास हम दे रहे हैं, एक मेजर क्लास और एक माइनर क्लास, और लगातार हम टेस्ट अरेंज कर रहे हैं और टेस्ट में लगातार हम बने रहते हैं आपके साथ, इसलिए जिससे आप पूरी तरह से अपियर हो। तो टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। अभी हम लोगों ने देखा, और टेस्ट का सोल्यूशन जिस दिन होता है उसके ठीक अगले सप्ताह उसी दिन टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग लेकर के आते हैं। तो अभी हमने देखा कि इस सप्ताह क्या देखा, एक लाइव टेस्ट मंडे को हम लोगों ने किस पर दिया, मैथ्स पर, और दूसरा लाइव टेस्ट बृहस्पतिवार के दिन थर्सडे को हम लोगों ने दिया अपने जीएस पर। जीएस में 50 सवाल हम लोगों ने चैलेंजिंग 50 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास किया। लाइव टेस्ट का भी मजा देखा, ऑनलाइन टेस्ट देने का भी एक अनुभव लिया हम लोगों ने। ठीक, जिसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीक उसी तारीख को उसी दिन आएगा, और फिर अगला टेस्ट जो अरेंज है, संभावित है, उसका डिक्लेरेशन शेड्यूल में जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन मैं मित्रों अभी से बता दूं कि जो हमारा अगला शेड्यूल है, अगला जो टेस्ट होगा वो 3 विषय को कॉमन करके होगा। एक तो मई के पूरे करंट अफेयर्स में से कुछ सवाल हम लेंगे, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बचे हुए हिस्सों से टेस्ट में सवाल लेंगे, और तीसरा जो हमारी फ्रीडम फाइटर मॉडर्न इंडिया पर फ्रीडम फाइटर की हाई यील्ड गागर में सागर सीरीज चल रही, जो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, वहां पर फ्रीडम फाइटर पर जो 10-10 मिनट के वीडियो लेक्चर हम लोगों ने दिए हैं उससे निकाल करके लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन 3 पार्ट से अगला जो टेस्ट अरेंज होगा, जिसका पब्लिश कर दिया जाएगा, कम से कम 1 सप्ताह पहले आपको तैयारी का पूरा अवसर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हिंट हमने इसलिए दे दिया कि आप जाकर के आप तैयारी कर सकते हो। जीएस में 5 प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, वहां से आप पढ़ सकते हो, और एक टेस्ट दिया आपने, उसका भी अनुभव होगा, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की तैयारी वहां से हो जाएगी। इसके अलावा आप सीधी चर्चा, जो मई के महीने में सीधी चर्चा हुई है हमारी 4 होंगी, उन सीधी चर्चा से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हो, और हमारे गागर में सागर से जाकर के तो अगले टेस्ट की तैयारी का पूरा अड्डा स्टूडेंट क्लासेस के प्लेलिस्ट में है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अगला टेस्ट और एक गर्मजोशी से देंगे। अगले टेस्ट की ओर हम तैयारी वैयारी की तरफ बढ़े हैं, उसके पहले हम लोग बात करते हैं IAEA। तो यहां भी क्या सवाल पूछेगा इस संस्थान में, तो IAEA, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिए, कलम कापी जल्दी से तैयार कर लीजिए, है ना। ये एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा है, नोट कर लीजिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, एक IAEA है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और एक क्या है, एटॉमिक एनर्जी। यहीं पर हम लोग 2 संस्थान ले लेते हैं, AERB, एक AERB, ठीक है ना, एक ले लेते हैं AERB, 2 संस्थान। तो भारत की बात करें, दोनों एटॉमिक एनर्जी से संबंधित संस्थान हैं। भारत में अगर बात करें हम लोग, तो इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी का सबसे बड़ा बोर्ड है वो कौन है, AERB। तो AERB का पहले पूरा नाम लिख लीजिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की शीर्ष नियामक संस्थाओं में से एक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1983 में की गई थी, 1983 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो आप नोट कर लीजिए, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भारत की परमाणु ऊर्जा की
सबसे बड़ी विनियामक संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, तो इसी तरह की एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है IAEA। ठीक, उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। याद रहे मित्रों, ये यूएनओ की एक एजेंसी है। ठीक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है, तो एक यूएनओ की एजेंसी के तौर पर यह काम करती है। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। तो IAEA का मुख्यालय पूछ लेता है, तो नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, वियना कहां पर है? वियना कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो दोनों एक साथ पढ़िएगा, इसलिए मैंने दोनों एक साथ पढ़ाया। एक तो AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इंडिया की है, और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये दुनिया भर में जो एटॉमिक सेंटर्स हैं उन सब की निगरानी यूएनओ की एजेंसी के तौर पर करती है। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग अपने अगले नियामक संस्थान की ओर बढ़ते हैं। अगला टेस्ट हमने बता दिया कौन सा होगा। 3 सेक्टर से सवाल आएंगे। एक तो भारत के संविधान से जुड़ा सवाल होगा, दूसरा करंट अफेयर्स, मई के करंट अफेयर्स से जुड़ा सवाल होगा, और तीसरा फ्रीडम फाइटर माने मॉडर्न इंडिया में जो स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है वहां से सवाल होगा। तीनों स्थान हमने बता दिया, हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जहां से भी तैयार कर सकें तैयार रहें अगले टेस्ट के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी जीएस पर टेस्ट लिया वैसे ही, और जैसे जैसे और आगे टेस्ट बढ़ेगा और भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते जाएंगे। ठीक है ना, तो एक मानक टेस्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा आपकी आदत पड़ जाए तब। इसीलिए भी केवल एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पर टेस्ट होंगे, मिक्स टेस्ट होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट होंगे। जैसे ही RRB, SSC किसी का भी एग्जाम आएगा वह उस पैटर्न पर टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, बस आपको करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, ऑल पर रखना है, और शेयर करने की चेन नहीं तोड़नी है। अब अगली बार अगले नियामक संस्थान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला नियामक संस्थान है वो है हमारा कौन? FSSAI। ठीक, F माने ये फूड से जुड़ा होगा, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो इसका सबसे पहले तो आप पूरा नाम लिख लीजिए, जो सवाल पूछ लेता है अक्सर, इसका पूरा नाम लिखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये मानक है, मानक संस्थान है, सुरक्षा और मानक संस्थान है किस पर? खाद्य सामग्रियों पर, है ना। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रहे मित्रों, इसका पूरा नाम क्या है? FSSAI। आप देखे होंगे खाने वाली चीजों पर, बहुत से वस्तुओं पर क्या होता है, सब पर एक सील लगी होती है, एक मोहर लगी होती है। FSSAI को, फसाई भी इसको सामान्य बोलचाल में लोग बोलते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। ये क्या है? भारत की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। खाद्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन ये संस्था काम करती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2000 में पारित किया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है हमारे यहां अधिनियम है, उसके अंतर्गत FSSAI को स्थापित किया गया, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2011 में। ठीक, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो आप आज ही देखिएगा प्रोडक्ट पर FSSAI की सील लगी है कि नहीं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट एक कानून है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड
एक्ट, तो उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ये फूड के सेक्टर में, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में नियामक संस्था है, उसका स्टैंडर्ड तय करती है तो खाद्य मानक के अनुरूप सुरक्षा है कि नहीं है। और किसके अधीन काम करती है ये संस्था? ये संस्था काम करती है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, हम लोग अपने अगले विनियामक संस्थान की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप नोट करते रहेंगे जिससे दोबारा समय श्रम धन खर्च करना न पड़े। तो जो अगली संस्था हमारी है वो है नाबार्ड। ठीक, नाबार्ड आजकल बड़ी चर्चा में है। तो सबसे पहले तो नाबार्ड जैसे सवाल आते हैं वैसे नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, ये भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका पूरा नाम क्या होता है हिंदी में? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो भी मुंबई में ही है। ठीक है, और ये आपको ऐसा नहीं है, आप देखोगे कि बैंक है लेकिन इसकी ऑफिस कहीं ऐसा बैंक की तरह दिखती नहीं। तो ये भारत में कृषि शाख, एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि शाख माने क्रेडिट उपलब्ध कराती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो शाख क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है उसकी एक सबसे शीर्ष संस्था है। आरबीआई के अंतर्गत ये काम करती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई थी। तो अभी आप लोग सुने होंगे जो आर्थिक पैकेज आए हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत की गई है कोविड-19 के अंतर्गत, उसमें देखेंगे कि आप नाबार्ड को इतना पैसा दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में वित्त क्रेडिट शाख के लिए। तो याद रहे नाबार्ड, नाबार्ड का पूरा नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, स्थापना, मुख्यालय और किस फील्ड में ये काम करती है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नियामक संस्थान की ओर। अगला नियामक संस्थान है क्या? बीआईएस। बीआईएस। ठीक, अगला नियामक संस्थान है बीआईएस। उसका पूरा नाम ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। इसको हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो भी कहते हैं, है ना। तो भारतीय मानक ब्यूरो हिंदी में और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंग्रेजी में कहते हैं। तो दोनों एंगल से याद रखिएगा। ये भारत की मानक एवं प्रमाणन कंपनी है, संस्था है। मानक वस्तुओं में जो मानक और प्रमाणन कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें जो स्टैंडर्ड तय करता है, मानक और उसका प्रमाण पत्र जो जारी करता है, वो उसकी शीर्ष संस्था बीआईएस है। इसलिए इसका नाम भारतीय मानक ब्यूरो है। ठीक है, तो 1986 में इसकी स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। याद रहे, स्टैंडर्ड, किसी भी वस्तुओं में स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसकी शीर्ष संस्था भारत का जो मानक संस्था है, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो याद रहे मित्रों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो नोट कर लेंगे आप। ठीक, तो बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं में मानक स्टैंडर्ड तय करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मानक एवं प्रमाणक संस्था है भारत की। इसके बाद अगले एनजीटी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का पूरा नाम आप लिखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये एनजीटी जो है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात आएगी तो लिख लीजिएगा
18 अक्टूबर 2010 को भारत में स्थापित किया गया था इसको। ठीक, 18 अक्टूबर 2010 को भारत में स्थापित किया गया था एनजीटी को। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में पारित किया जाता है, संसदीय अधिनियम, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। एक न्यायाधिकरण है, ये जुडिशियल बॉडी है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में पारित हुआ था, उसके अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को इसे स्थापित किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनजीटी का मुख्यालय कहां पर है? एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, नई दिल्ली में है। अब काम क्या है इसका? ठीक, तो याद रहे मित्रों, इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है, ये पर्यावरण से जुड़े जितने भी भारत में कानून हैं, उससे जुड़े जो अपराध के मामले होते हैं, उन सबको सुनने की शीर्ष संस्था है। ठीक, इसके पीछे कारण क्या था? इसकी स्थापना के पीछे कारण क्या था? कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता है ना। तो जो एक वैश्विक संबंध है, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के वैश्विक मानक जो है, उन सब का ट्रीटी जो है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हम लोगों ने की थी। माने हमारे यहाँ पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखा जा सकता है क्या, कि हम पर्यावरण से जुड़े मामले को सामान्य न्यायिक व्यवस्था में डिले न हो, विलंब न हो, त्वरित निस्तारण हो सके, इसलिए हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कर रखी है। एक बाकायदा एक्ट बनाया, उस एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की है। तो पर्यावरण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से हम लोगों ने किसकी स्थापना की थी? एनजीटी की स्थापना कर रखी है। तो एनजीटी स्थापित करने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में से भारत भी है। अगले संस्थान की बात करें, अगला नियामक संस्थान हमारा रेरा है, RERA। ठीक, तो अगला जो नियामक संस्थान है वो रेरा है। तो आप जल्दी से नोट करेंगे, RERA। ठीक, रेरा। तो इस फील्ड में रेरा अभी नया आया है, कुछ दिनों पहले ही आया है। तो इस फील्ड में ये जो संस्था थी, इसकी बड़ी आवश्यकता बहुत दिनों से थी। ये दरअसल रियल एस्टेट की नियामक संस्था है। दरअसल रियल एस्टेट में अभी तक कोई हमारे पास नियामक संस्था नहीं थी, इस प्रकार की कोई रेगुलेट करने वाली कोई संस्था नहीं थी। तो बड़ा मनमाना चलता था। आप देखे होंगे कि जो रियल एस्टेट में लोग थे, बड़े फ्रॉड होते थे, दिखाते कुछ थे, शो करते थे कुछ, उसके बाद तो अब जो कंट्रोल हो पाया वो किसकी वजह से? रेरा की वजह से। इसका पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है ना, रियल एस्टेट। तो आप याद रखें, नोट कर लें, रियल एस्टेट, RA से रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो एक विनियामक संस्था है, ये अंडर रेरा एक्ट एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। बाकायदा संसदीय अधिनियम पारित किया जाता है रेरा एक्ट 2016 में, उसके अंतर्गत। तो 2016 एक RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016 पारित किया जाता है। उसके अंतर्गत रियल एस्टेट फील्ड को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास शीर्ष संस्था अस्तित्व में आई, उसका नाम RERA, इसको सामान्य बोलचाल में हम लोग रेरा कहते हैं। इसका पूरा नाम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो 2016 में स्थापित हुआ था रेरा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ईडी का। बहुत चर्चा सुनते होंगे ईडी के बारे में भी, है ना। ईडी के बारे में आप बहुत चर्चा सुनते होंगे। इसका पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। अंग्रेजी भी लिख लेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नोट कर लेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, है ना। इसकी हिंदी जो होती है वो क्या होती है? इसकी हिंदी भी नोट करेंगे, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी
प्रवर्तन निदेशालय, अक्सर सुनते होंगे कि ईडी की जांच आई, ईडी की नोटिस आई, ईडी के ऑफिस में बयान के लिए हाजिर हुए, इस तरह के आप अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर खबर सुनते होंगे, तो ये वही है। तो याद रहे मित्रों, ये भारत में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत 1 मई 1956 को स्थापित किया गया था। तो ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ये देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ये शीर्ष एपेक्स संस्था है, शीर्ष संस्था है किस फील्ड की? भारत में जो आर्थिक अपराध होते हैं उन मामलों को राष्ट्रीय स्तर की, उस मामलों के अन्वेषण की जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है उसी का नाम क्या है? ईडी है। ये इसका काम है कि ये जो आर्थिक मामले होते हैं, राजस्व से जुड़े मामले होते हैं, उन सब में जो कानून है उन सब का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, हो रहा है कि नहीं, उनकी अवहेलना ना होने पाए, और कोई आर्थिक अपराध हो जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पास जांच की एजेंसी एक तरह से कह सकते हैं वो कौन सी है? ईडी है। ठीक, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ईडी के बाद बात करते हैं हम लोग सीबीआई की। तो आप लोग जानते हैं सीबीआई भी बहुत चर्चा में रहती है। सीबीआई सीबीसी को एक साथ देख सकते हैं आप। पहली बात तो सीबीआई का पूरा नाम हम लोग जानते हैं क्या? केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये सबसे बड़ी भारत की जो अन्वेषण, सर्वोच्च अन्वेषण शाखा है, अपराधों के अन्वेषण के लिए जो सबसे बड़ी अन्वेषण शाखा हमारे पास है वो राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक प्रकार से राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको कह लें। सीबीआई क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये राष्ट्रीय स्तर की अपराधों के लिए जांच एजेंसी है। तो एक तरह से ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी आप कह सकते हो इसको, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। ठीक है, अन्वेषण की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, जैसे राज्यों के पास अपराधों के अन्वेषण के लिए अपनी पुलिस है, उसके अलावा कुछ और एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे उनके पास क्या होता है, राज्यों में सीआईडी होती है, सीबीसीआईडी होती है, वैसे पूरे देश में जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो सीबीआई है। ठीक, जैसे अमेरिका की बात करें तो उसके पास फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआई है, वैसे हमारे पास सीबीआई है। हालांकि काफी चर्चा में रहती है, चर्चा में कई बार इस पर तल्ख टिप्पणी भी किया किसने? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माध्यम से, क्योंकि इनके जो भी कुछ कार्य हो रहे होंगे उस कार्य में जो भी माने अन्वेषण है, तो अन्वेषण एजेंसी है, तो अन्वेषण एजेंसी को हमेशा कैसे होना चाहिए? अन्वेषण एजेंसी को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। तो इनकी निष्पक्षता को लेकर अक्सर क्या होता है, सवाल भारत में उठता रहता है कि चूंकि ये सरकार के नियंत्रण में काम करती है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार रहती है तो कई बार इसका गलत भी इस्तेमाल देखा गया, तो इस तरह से चर्चा में रहती है। सीबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है ना। इसकी स्थापना की बात करें तो नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को, इसकी स्थापना जो की गई थी 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। ये भारत की शीर्ष जांच एजेंसी है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, जो भारत में कार्मिक विभाग है, मंत्रालय है, पेंशन विभाग है, उसके अंतर्गत काम करते हैं। इसका मोटो क्या है? ये इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी, ये 3 विशेष मोटो पर काम करते हैं। तो याद रखें, सीबीआई का मोटो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी। ठीक, इन 3 खास मोटो पर काम करते हैं, बहुत बार चर्चा में रहती है। ये देश की शीर्ष अन्वेषण एजेंसी है, अपराधों के अन्वेषण की एजेंसी। अब ईडी और सीबीआई में आपको लगेगा कि क्या अंतर है? सीबीआई शीर्ष एजेंसी है, वो कुछ भी जांच कर सकती है जो सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए। क्योंकि भारत सरकार के अधीन काम करती है, जब तक सरकार द्वारा सौंपा न जाएगा तब तक वो जांच नहीं कर सकती है। ईडी एक स्पेशल ब्रांच है, वो भी अन्वेषण करती है, लेकिन केवल आर्थिक अपराधों को जो सौंपा जाएगा तभी, सारे मामलों को नहीं। ठीक, इसके अलावा सीबीसी है हमारे पास, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है ना, सीबीसी। तो सीबीसी की स्थापना 2003 में
एक संसदीय 1964 में ही कर दी गई थी। सीवीसी की स्थापना की बात करें, यह भी अपराध की अन्वेषण शाखा ही है। 1900 इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1964 में ही स्थापित हो गया था। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में स्थापित हुआ, लेकिन 2003 में ये ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा स्थापित हो गया था। लेकिन इसको रेगुलेट कब किया गया? इस संस्था को ही रेगुलेट किया गया 2003 में। तो 2003 में एक संसदीय अधिनियम पारित करके इसको स्टैट्यूटरी पोजीशन दिया गया, इसकी सांविधिक स्थिति इसको प्रदान की गई। तो 2003 में एक कानून बनाकर संसदीय अधिनियम के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको सांविधिक दर्जा दिया जाता है, माने इसकी वैधानिक स्थिति और मजबूत हो गई। ये भारत सरकार की एक संस्था है। किसके अधीन काम करती है? भारत सरकार के अधीन काम करती है। तो सीवीसी को भी जो जांच मिलती है वो ये जांच करते हैं। सीबीआई शीर्ष जांच एजेंसी है, इससे बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है। जो काम इसको सरकार द्वारा सौंपा जाता है जिन अपराधों के अन्वेषण के लिए, तो उसका अपराध का अन्वेषण करती है। इसके अलावा हमारे पास ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले अपने संस्थान की। तो जो हमारा अगला संस्थान है उसका नाम क्या दिख रहा है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उत्तर दीजिए कि सीवीसी का वर्तमान में हेड कौन है, ईडी का वर्तमान में हेड कौन है और सीबीआई का चीफ कौन है। तो इन तीनों के चीफ के नाम आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। तो ये एक सवाल ये भी, स्थापना मुख्यालय ऑब्जेक्ट के अलावा, इनके पूरे नाम के अलावा इन विनियामक संस्थाओं के चीफ से भी, तो ये सब करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। माने करंट अफेयर्स का सवाल क्या, माने ये तो चूंकि बदलते रहते हैं, तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि आज ही याद कर लिया, 1.5 साल बाद गए इम्तिहान देने। तो ये सब याद रहे, आपको दिमाग में तैयार रहे कि हाँ यहां से भी सवाल आते हैं। तो जब एग्जाम में जाना होता है तो इनके हेड को भी देख करके चले जाते हैं। हाँ, आज ही रट लिया और कभी एन मौके पर काम नहीं आया। सीबीएफसी, सीबीएफसी, ठीक। तो अगला विनियामक संस्थान जो है वो हमारा है सीबीएफसी। सीबीएफसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? इसको भारतीय सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, नोट करते रहिएगा। इसको सामान्य बोलचाल में हम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब सेंसर की बात आएगी तो आप समझ ही रहे होंगे कि कहां चल रहे हैं हम लोग। इसे सेंसर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। तो याद रहे मित्रों, ये भारत में क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। तो फिल्मों को जो सर्टिफिकेट इशू करता है, उसके चलचित्रों की जांच करता है, उसके बाद अलाउ करता है, इसीलिए इसका नाम सेंसर बोर्ड भी सामान्य बोलचाल में है ना। केंद्रीय, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक। तो याद रहे सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसको सामान्य बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं? सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। तो जल्दी से उत्तर दीजिए, वर्तमान में सीबीएफसी या भारतीय सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक। सीबीएफसी की स्थापना की बात करें तो ये 1952 में स्थापित हुआ था, और इसका जो हेड ऑफिस है उसकी बात करें तो वो कहां होना चाहिए? बोलो भाई। मुंबई में, बिल्कुल सही बात है। क्यों होना चाहिए? मुंबई में क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहां सेंट्रलाइज्ड है? मुंबई में। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है 1952 में। ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अधीन काम कर रही है? भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये नियंत्रणाधीन काम करती है। फिल्मों को प्रमाण पत्र देना, फिल्मों के प्रदर्शन हेतु पूर्वानुमति देना, ये सब काम किसका है? इस बोर्ड का है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो फिल्म होते हैं, धारावाहिक होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उन सबके दृश्यों की समीक्षा करना, उसमें सब आ जाता है। दृश्यों की समीक्षा कौन करता है? ये करता है। भारत में फिल्मों की जो कैटेगरीज हैं वो डिवाइड करना। तो भारत में ये जो प्रमाण पत्र देते हैं फिल्मों को, यूए, तो आप फिल्म देखते होंगे तो यू श्रेणी के, ए श्रेणी के,
यू ए श्रेणी के, 3 श्रेणी के फिल्म आप देखते होंगे, लिखा रहता है जब शुरुआत होती है फिल्म, तो ये बाकायदा देख करके उसके बाद यू माने सार्वजनिक फिल्में जिसको सब देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऐसी फिल्में। उसके अलावा अगर ए तो एडल्ट फिल्में केवल वयस्कों के लिए अलाउ होती हैं, बच्चों के लिए नहीं होती हैं, और ये इंफॉर्मेशन दे देना होता है। यू ए ऐसी होती है जो अभिभावक, किशोर, इन सब की उपस्थिति में सबके साथ, परिवार के साथ आप देख सकते हो। तो 3 प्रकार की। इसके अलावा कुछ एस श्रेणी की फिल्में होती हैं जो चिकित्सा सुविधाओं को, स्वास्थ्य के ध्यान में रख करके। तो एस प्रमाणन वाली फिल्में किस पर बेस्ड होती हैं, किस फील्ड में होती हैं? चिकित्सा के फील्ड में होती है। ठीक, तो भारत में सेंसर बोर्ड 1952 में स्थापना, मुंबई में मुख्यालय, इसे सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, धारावाहिक, फिल्म, विज्ञापन, इन सबके चलचित्रों का समीक्षा करना, फिल्म को प्रमाण पत्र देना, अलाउ करना, रोक लगाना, ये सब काम किसका है? ठीक। इसके अलावा आप जानते हैं कि आईएसओ, इसके अलावा आईएसओ है। ठीक, तो आईएसओ का जो पूरा नाम है उसे आप नोट कर लेंगे। आईएसओ भी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मानक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। ये आईएसओ का प्रमाणन, जो और भी उपभोग की वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तुओं पर हम लोग जानते हैं भारत में एक आईएसओ प्रमाणन लगा होता है, नहीं, आईएसओ द्वारा प्रमाणित। तो ये भी क्या है? एक भारत की नियामक संस्था ही है। तो आईएसओ प्रमाणन जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं उस पर प्रमाण पत्र देता है। इसके अलावा बीएस मानक, भारत स्टेज, तो ये किस फील्ड की है? जो भारत में ऑटोमेटिक इंजन माने जो पेट्रोलियम इंजन है उस फील्ड में, पेट्रोलियम और डीजल इंजन में जो उनमें से क्या निकलता है, इमर्जन होता है। 2003 के बाद से ये सब मानक आए थे, और हम जानते हैं कि अभी भारत में 2016-17 में BS4 मानक आया था, और विश्व में इसी मानक को यूरो मानक कहते हैं। चूंकि यूरोप से ये मानक तय हुए थे तो यूरो मानक, लेकिन हम इसी को अपने यहां BS मानक कहते हैं। तो इंजन से जो इमर्जन होता है, जो प्रदूषित वायु धुआं निकलता है, उसका प्रमाण पत्र देने के लिए, उसका मानक तय करने के लिए BS मानक हमारे यहाँ है, भारत स्टेज। तो अभी हमारे यहाँ भारत स्टेज 4 अब क्या हो गया है, 5 पर छूट थी, अब BS6 मानक के इंजन हमारे यहाँ आने लगे हैं। तो याद रहे, BS मानक कहां यूज होता है? इंजन में, डीजल और पेट्रोलियम इंजन में। ठीक, इसके अलावा बेसल मानक कहां का यूज होता है? बेसल मानक नॉर्म्स है किसके? बैंकिंग सेक्टर के मानक हैं। ठीक, तो जो बेसल मानक है उसको भी याद रखिएगा। बीएस मानक और बेसल मानक में कंफ्यूजन होता है। बेसल मानक बैंकिंग सेक्टर के हैं और बीएस मानक कहां के हैं? बीएस मानक इंजन के हैं, पेट्रोलियम और डीजल इंजन। तो अभी हम लोग BS5 पर छूट थी, सीधे BS4 से BS5 पर आना था। 2016 के बाद सीधे हम लोग कहां चले आए? 2020 में। अब हमारे यहां BS6 के इंजन बिकने लगे। तो इंजन का स्टैंडर्ड है, उनसे कितना प्रदूषण होता है। ठीक, इसके अलावा एग मार्क और इको मार्क, ये 2 होता है। तो इको मार्क मित्रों हम लोग जानते हैं कि कैसे पर्यावरण के प्रति अनुकूल जो वस्तुएं होती हैं उस पर इको मार्क होता है। खाद्य पदार्थ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर क्या होता है? एग मार्क होता है। ठीक, तो ये कुछ भारत के प्रमुख नियामक संस्थान है, इस पर हम लोगों ने बात किया। इसका पूरा नाम, इसकी स्थापना, ये किस फील्ड में काम करता है, क्या ऑब्जेक्ट है, किस क्षेत्र की नियामक संस्था है और इसके मुख्यालय कहां है। इन 4-5 पॉइंट से इन सबसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो एक छोटी सी क्लास के माध्यम से हमने पूरा प्रयास किया कि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए और बहुत ही कम समय में आप टू द पॉइंट रहें। तो इसको देख करके आप अगर एक छोटा सा नोट्स जैसा बना लेंगे तो बहुत ही शॉर्ट नोट एक आध पेज में बनेगा, और उस एक पेज के सारे आप हमेशा तैयार रहोगे। और आप जा करके पहले के प्रीवियस अगर सवाल जाकर के पढ़ोगे, पुराने पूछे गए सवालों पर बात करोगे तो देखोगे तो पुराने जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, टेस्ट पेपर हैं, उन सब में यहां से सवाल अवश्य आते हैं। तो आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम बस इतना ही। इसके बाद हम आगे दूसरे और नए लेक्चर में और बहुत ही टू दी पॉइंट आपके लिए कारगर चीजों को लेकर के आते रहेंगे। लेकिन मित्रों याद रहे, हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की है वो अगले टेस्ट की जानकारी आपको पहले ही हो जाएगी। उस टेस्ट में अपीयर जरूर होइए, क्योंकि बिना अभ्यास के क्या नहीं संभव है, आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचोगे। ठीक, तो जो हमने कई बार अक्सर लाइनें हम लोग दोहराते रहते हैं कि मंजिल का सफर
मंजिल का एंजॉय तो सब करना चाहते हैं, लेकिन सफर का एंजॉय कोई नहीं करना चाहता। तो प्रैक्टिस, पढ़ाई, ये सब मंजिल तक पहुंचने का सफर है, इसको करते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से किसी खास सेगमेंट पर बेहतर लेक्चर के साथ, टू दी पॉइंट, जिससे आपका कम से कम समय जाया हो, और उसके साथ आएंगे। बस एक बात याद रखिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पर दबाना ना भूलें, और लाइक करके शेयर करने की चेन रुकने न पाए। थैंक यू।